हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 2, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, आप इसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ये अकेला ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 1 घंटे में हम इसको कवर करते हैं। अपने नोट्स निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए एंड पेन। स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये हमारा टॉपिक है एंड ये पार्ट 2 हम इसका पढ़ने वाले हैं इसका। तो अब सीवेज क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि सीवेज क्या होता है। तो हमारे घरों में, ऑफिस में या शहरों से जो भी गंदा पानी आता है, जो भी म्युनिसिपल वाटर वेस्ट होता है, रोजाना जो बाहर निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज। तो ये क्या होता है, ये होता है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर एंड इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। एंड तो क्या हम बोलेंगे सीवेज को, सबसे पहले समझते हैं सीवेज की डेफिनेशन। सीवेज होता क्या है, तो ये क्या होता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर एंड इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। इट कंटेन्स large quantities of organic matter and microbes। तो ये हमारा है सीवेज की डेफिनेशन। एंड सीवेज जो होता है इसको किसमें ट्रीट करते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसे ट्रीट करते हैं, जो कि क्या होता है, STPs, ताकि हम इसको लेस पोल्यूटिंग बना सके। ये जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है इसको हम साफ सुथरा कर सके। एंड ये 2 मेन स्टेज में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सीवेज क्या था कि जो हमारे घर से, ऑफिस से, शहर से जो भी गंदा पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो सीवेज है इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा क्या मिला होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी कि मानव मल एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि वो चीजें जो कि कार्बन से बनी होती है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंड इसमें बहुत ज्यादा लाखों में क्या होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्या होते हैं, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। तो ये सारा होता है हमारे सीवेज में। तो सीवेज की डेफिनेशन आपको याद रखना है। एंड नीट का जो क्वेश्चन आता है कि सीवेज में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड ऑर्गेनिक मैटर। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। तो सीवेज को किस में ट्रीट किया जाता है, सीवेज इज ट्रीटेड इन STPs यानी सीवेज ट्रीटमेंट plants to make it less pollutant, यानी कि जो ये बहुत ज्यादा गंदा होता है इसको हम साफ सुथरा कर सके। फिर अब क्या आता है हमारे पास,
ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है ये दो मेन स्टेजेस में होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो दो स्टेज में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, एंड सेकेंड जो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ा कि सीवेज क्या होता है। तो सीवेज क्या होता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड बहुत ज्यादा पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। पैथोजेनिक माइक्रोब्स वो होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ऐसी बीमारियां होती हैं। अब इस सीवेज को, जो गंदा पानी है, इसको हम सीधे नदी या तालाब में नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि ये वहां पे क्या करेंगे, उस पानी को भी, जो नदी का पानी, जो तालाब का पानी, उसको भी क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे, उसको भी प्रदूषित करेंगे, जिसकी वजह से उसमें जो रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो फिशेस वगैरह हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगी। इसीलिए इसकी सफाई करना जरूरी है। एंड इसकी सफाई कैसे होती है, तो इसकी सफाई जो होती है वो STP, इसकी सफाई को हम क्या बोलते हैं, STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं, जो कि सीवेज की सफाई करते हैं। एंड इसलिए दो स्टेज में होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, तो फिजिकल प्रोसेस होता है ताकि हम पार्टिकल्स को रिमूव कर दें। इसमें क्या आता है, एक आता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड एक आता है सेडिमेंटेशन। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम किसी बैक्टीरिया या किसी फंजाई इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, छानने और बैठने की प्रक्रिया होती है। तो इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है सेडिमेंटेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट को डिटेल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ये कैसा होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी भौतिक प्रक्रिया होता है। फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकली रिमूवल होता है पार्टिकल्स का। इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, एंड एक होता है सेडिमेंटेशन। सेकेंड क्या होता है हमारे पास, सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, इसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई, उसका यूज नहीं करते हैं। इसमें केवल छानने और बैठने की प्रक्रिया होती है। एंड इसके दो मेन स्टेज होते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो इसमें हम रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस, यानी कि जो गंदा कचरा जमा होता है उसको निकालते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं एरो डाल के कर रही हूँ, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस, जो कचरा जमा होता है, जो तैर रहे होते हैं कचरे, उससे निकालते हैं डेब्रिस। तो रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, यानी इसकी जो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, इसमें सीवेज के पानी को बड़ी बड़ी सी जालियां यानी स्क्रीन्स से गुजारा जाता है। एंड इसमें तैरने वाला जो कचरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिस। इसमें जो तैरने वाला कचरा होता है जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, पॉलिथीन हो गई, कपड़े हो गए, इनको छानकर अलग कर दिया जाता है। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, सीवेज की जो बड़ी बड़ी सीवेज को करते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स से उसको पास कराते हैं, यानी कि उससे गुजारते हैं। एंड इसमें जो तैरने वाला फ्लोटिंग डेब्रिस, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट में
कि जो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है इसमें क्या निकालते हैं, तो फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब कि जो तैरने वाले जो कचरे होते हैं उन्हें निकालते हैं, जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स हो गई, पॉलिथीन हो गए और कपड़े, इनको छानकर अलग कर दिया जाता है। एक फिजिकल प्रोसेस होता है। तो आप सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन को समझ गए। अब मैं आपको बताती हूँ सेडिमेंटेशन को, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सिर्फ मैंने छोटा सा वर्ड लिखा है, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस, आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेडिमेंटेशन। तो सेकंड क्या आता है, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अब जो पानी जो उसे बड़े टैंक में छोड़ देते हैं, जो पानी बच जाता है उसको क्या करते हैं, बड़े से टैंक में छोड़ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। यहाँ पर फिर जो मिट्टी होती है, यानी जो ग्रिट होती है, रेत होते हैं और छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, इन्हें हम निकालते हैं। एंड ये किसकी वजह से निकलते हैं, ग्रेविटी के थ्रू निकलते हैं। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, बड़े से टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी उसमें छोड़ देते हैं, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं। फिर वहां पे जो भी होते हैं ग्रिट, सॉयल, पेबल्स, यानी छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसे निकाल दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रिट, सॉयल एंड पेबल्स, ये किस में आ जाएंगे, सेडिमेंटेशन में आ जाएंगे। फिर क्या होता है, जो सेटल्ड सॉलिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्लज बनाते हैं, यानी जो छोटे छोटे जो सॉलिड्स होते हैं जो सेट हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्लज बनाते हैं। एंड जो इसका सुपरनेटेंट जो ऊपर तैर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं। मीन्स कि जो छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं जो नीचे रह जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और जो टैंक के ऊपर रहते हैं उन्हें बोलते हैं सुपरनेटेंट। नीट का जो सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट पॉइंट होता है वो होता है कि प्राइमरी स्लज क्या होता है एंड प्राइमरी एफ्लुएंट क्या होता है। तो प्राइमरी स्लज क्या होता है, तो नीचे बैठे हुए जो ठोस कचरे होते हैं, यानी जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, जब वो नीचे ग्रेविटी की वजह से वो नीचे रह जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं सॉलिड वेस्ट हो गए, जैसे कंकड़ पत्थर हो गए, तो इन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज क्या होता है, जो टैंक में नीचे बैठ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, जो नहीं जा पाते हैं ऊपर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। और ऊपर का जो गंदा पानी होता है, जो ऊपर पानी बचता है सुपरनेटेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। तो प्राइमरी स्लज क्या होता है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, प्राइमरी स्लज बनता है एंड प्राइमरी एफ्लुएंट। इसमें कई बार कंफ्यूजन आती है एंड इससे क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है, सेटल्ड सॉलिड होते हैं, सेटल्ड सॉलिड्स, यानी कि जो चीजें जो ठोस होती है, जो मजबूत होती हैं, वो नीचे रह जाती हैं ग्रेविटी की वजह से, वो ऊपर नहीं जा पाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। एंड जो ऊपर का जो गंदा पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। तो ये क्या होता है, ये ऊपर का जो गंदा पानी होता है, ये सुपरनेटेंट होता है, सुपरनेटेंट। जैसे मेरे पास ये टैंक है एंड टैंक में जो भी चीजें नीचे इकट्ठा हो गई, जो सॉलिड है जो नीचे है, इसे बोलेंगे प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज। एंड जो भी गंदा पानी ऊपर जो रहता है उसे बोलते हैं सुपरनेटेंट, एंड सुपरनेटेंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी। तो स्लज एंड एफ्लुएंट को आपको माइंड में रखना है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो प्राइमरी तो दोनों में है, देन ऊपर ई आता है, सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, ई, यानी एफ्लुएंट ऊपर आएगा जो सुपरनेटेंट वाला होगा, और नीचे स्लज, यानी जो नीचे सेटल्ड सॉलिड्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सेकेंड हम अपना स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी
ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? तो एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये कैसा होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी यहाँ पर हमारे असली जो हीरो होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, यहाँ पर उनकी एंट्री होती है। तो प्राइमरी जो एफ्लुएंट बन गया था, यानी जो ऊपर तैरने वाला जो गंदा पानी था, जो बचा हुआ पानी था, जो ऊपर था प्राइमरी एफ्लुएंट, उसको हम क्या करते हैं? बड़े से लार्ज एरिएशन टैंक में ट्रांसफर करते हैं। एक बड़े से लार्ज एरिएशन टैंक में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कौन काम करता है? माइक्रोब्स। जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, यहाँ पर उनकी एंट्री होती है। एंड जो प्राइमरी एफ्लुएंट, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी एफ्लुएंट बना था, उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं? एक लार्ज एरिएशन टैंक में। लार्ज, एक बहुत बड़ा एरिएशन टैंक होता है। एरिएशन टैंक मतलब यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं? एयर देते हैं। एरिएशन टैंक में ट्रांसफर करते हैं। जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम क्या करते हैं? बड़े से टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड फिर इसमें होता क्या है? तो यहाँ मशीन से लगातार हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन पंप करते हैं। ऑक्सीजन दिया जाता है इस टैंक में एंड पानी को जोर जोर से हिलाया जाता है, यानी मैकेनिकली एजिटेटेड प्रोसेस होता है। पानी को जोर जोर से हिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? प्राइमरी एफ्लुएंट टैंक को हम प्राइमरी एफ्लुएंट को हम इसमें ट्रांसफर करते हैं लार्ज एरिएशन टैंक में। वहां पर हम क्या करते हैं? मशीन से लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन पंप करते हैं एंड उसको क्या करते हैं? जो पानी होता है उसको जोर जोर से हिलाते हैं, यानी मैकेनिकली एजिटेटेड प्रोसेस होता है। अब ऐसा करने से क्या होता है? तो पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। जब हम क्या करेंगे? उसको ऑक्सीजन को पंप करेंगे तो क्या होगा? पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पर जो भी मौजूद है एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, उनका नंबर्स इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। एंड फिर आते हैं हमारे पास फ्लॉक्स। कि फ्लॉक्स क्या होते हैं? तो हमारे पास क्या होते हैं? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी एफ्लुएंट को लार्ज एरिएशन टैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन को पंप करेंगे एंड पानी को जोर जोर से हिलाएंगे, जिससे एरोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर हमारा जो काम करते हैं वो कौन होता है? फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स नीट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लॉक्स क्या होते हैं। तो फ्लॉक्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्लस जो फंजाई होता है, जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं, ये जब आपस में जुड़कर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी एक जालीदार जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। एंड ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट जो होते हैं, ये आपस में जुड़कर जब मैश लाइक एक जालीदार जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स क्या करते हैं? तो ये पानी में मौजूद जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको क्या करते हैं? उनको खाना शुरू कर देते हैं, यानी उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो फ्लॉक्स क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं? कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो फ्लॉक्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्लस जो फंगल फिलामेंट होता है, यानी जो फंजाई का फिलामेंट होता है, ये आपस में जुड़कर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाल जैसा नेटवर्क, मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स का काम क्या होता है? तो ये जो भी पानी है जिसमें क्या होता है? एरोबिक बैक्टीरिया जो काम कर रहे होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? जो ये उनको क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर, फ्लॉक्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम्स ऑर्गेनिक मैटर। तो फ्लॉक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि फ्लॉक्स क्या करते हैं? ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उन्हें खाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो होता है बीओडी जो होती है वो प्राइमरी एफ्लुएंट का कम हो जाता है। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है प्राइमरी एफ्लुएंट का, वो कम हो जाता है। तो दिस रिड्यूसेस
BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ प्राइमरी एफ्लुएंट। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्लॉक्स का एक बार मैं बता देती हूँ। बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट का क्या होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, जब वो जालीदार स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसी को बोलते हैं फ्लॉक्स। ये काम क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये उनको खा जाते हैं, जिससे जो होता है वो प्राइमरी एफ्लुएंट जो होता है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया फ्लॉक्स के बारे में क्या कि BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि अमाउंट ऑफ O2 यानी जितना ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को पूरे क्या करने के लिए, पूरे जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 लीटर पानी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं BOD। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल यानी सारे ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए, उसको कंज्यूम, उसको साफ करने के लिए 1 लीटर पानी में जितना ऑक्सीजन उसको जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, BOD। अब BOD क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल्यूशन, यानी जितना ज्यादा BOD होगा उतना ही जो पोल्यूशन ज्यादा होगा, एंड ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा उतना ही ज्यादा उसमें होगा, उतना ही ज्यादा गंदा पानी होगा उसको। तो BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि 1 लीटर पानी में मौजूद पूरे ऑर्गेनिक मैटर, पूरा जो भी जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। कई बार BOD की डेफिनेशन आ जाती है, कई बार इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको स्किप मत करना। एंड फिर BOD क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ ही चलेंगे। जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, मतलब कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रदूषित पानी होगा, यानी पोल्यूशन उसमें बहुत ज्यादा है। एंड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी बहुत ज्यादा है, उतना ही ज्यादा गंदा पानी होगा। एंड जैसे ही साफ पानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BOD कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इनका। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। BOD बिल्कुल याद रखना है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मींस कि इसमें माइक्रोब्स की एंट्री होती है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, जो पानी होता है एफ्लुएंट जो होता है उसकी सफाई करते हैं, माइक्रोब्स की एंट्री होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। देन उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरिया एंड जो फंगल होता है, जो मैश लाइक स्ट्रक्चर, जो जालीदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लेते हैं, ये कंज्यूम कर लेते हैं, जो फ्लॉक्स होते हैं। एंड उससे जो होता है वो BOD कम हो जाता है, एफ्लुएंट का BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने पढ़ लिया है। एंड फिर हम क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोल्यूशन के एंड ऑर्गेनिक मैटर। जितना BOD होगा उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होगा, एंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, यानी पानी बहुत ज्यादा गंदा होगा। फिर क्या करता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तब तक चलाया जाता है जब तक पानी का जो BOD है वो काफी कम ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे BOD कम होगा उससे हमें पता चलेगा कि यह पानी साफ हो रहा है। तो ये तब तक चलाया जाता है जब तक जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो काफी कम ना हो जाए, क्योंकि इसका जो कम होता है यही क्या होता है, यही एक हमें संकेत मिल रहा होता है कि जो पानी है हमारा है वो साफ हो रहा होता है। तो पोल्यूशन क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि जो पोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा प्रदूषित पानी होगा हमारे पास। फिर हम पढ़ते हैं कि सेटलिंग टैंक एंड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है। सेटलिंग टैंक एंड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। सेटलिंग टैंक एंड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर।
जब बीओडी कम हो जाता है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है जब कम हो जाता है, तो जो एफ्लुएंट होता है यानी जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम किस में भेजते हैं, उसको हम भेजते हैं सेटलिंग टैंक में। तो सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है एंड उसको क्या करते हैं, हम शांत छोड़ देते हैं। फिर क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं यानी जो बैक्टीरिया एंड फंजाई के जो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बने थे वो क्या होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। एंड जब वो नीचे बैठ जाते हैं यानी फ्लॉक्स जब होते हैं, जब नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये नीट में क्या आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड जो +1 क्लास जो +2 में क्या होता है, जो बोर्ड होते हैं उसमें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो क्या करते हैं, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब बीओडी कम हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, तो जो एफ्लुएंट होता है यानी जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम किस में भेजते हैं, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक को कुछ टाइम के लिए शांत छोड़ देते हैं ताकि जो फ्लॉक्स है वो नीचे बैठ जाए। एंड फ्लॉक्स जब नीचे बैठ जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, यानी द एफ्लुएंट is passed into settling tank। सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है where the bacterial flocks are सेडिमेंट, जहां पर वो नीचे बैठ जाते हैं। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है। फिर क्या होते हैं, जो एक्टिवेटेड स्लज होते हैं इसके 2 रास्ते होते हैं, यानी कि इसमें जो स्मॉल पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, इसको हम वापस एरिएशन टैंक में भेज देते हैं। यानी कि जो छोटा सा पार्ट होता है, जो छोटा सा हिस्सा होता है इसमें एक्टिवेटेड स्लज का, इसको वापस से हम किस में भेजते हैं, एरिएशन टैंक में भेजते हैं। इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनोकुलम। इनोकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि दही बनाने के लिए हम थोड़ा सा ही क्या करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, जो एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है इसमें से क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा हिस्सा यानी स्मॉल पार्ट जो होता है वो वापस एरिएशन टैंक में हम पंप कर दिया जाता है, ताकि इस क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, इनोकुलम जिसे हम कहते हैं। तो इनोकुलम समझते हैं क्या होता है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होते हैं, ये इनोकुलम, इसके पास 2 रास्ता उसके होता है। पहला क्या होता है, इसका जो स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज जो स्मॉल पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, ये वापस हम क्या करते हैं, पंप्ड बैक इनटू एरिएशन टैंक। वापस हम कहाँ भेज देते हैं, एरिएशन टैंक, जहां पर ऑक्सीजन जो होते थे उसको सप्लाई करते थे, एरिएशन टैंक। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम, जिसे हिंदी में जामन या निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, इसमें जो बाकी बचा होता है जो स्लज यानी एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, उसका छोटा सा पार्ट तो हमने एरिएशन टैंक में भेज दिया, फिर जो बाकी बचा हुआ जो बड़ा सा पार्ट होता है उसको हम एक बड़े से टैंक में भेजते हैं, जिसे बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यानी जो बचा हुआ रिमेनिंग जो स्लज होता है इसको एक बड़े से टैंक में ट्रांसफर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर मैं आपको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बता देती हूँ। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर
part, the remaining part of the activated sludge, यानी एक्टिवेटेड स्लज का जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वो किसमें पंप किया जाता है? एक्टिवेटेड स्लज जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है वो किसमें पास किया जाता है? इज पंप्ड इनटू लार्ज टैंक। एक बड़े से टैंक में हम इसको क्या कर देते हैं? इसको पास कर देते हैं, पंप कर देते हैं, एंड जिसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देती हूँ। ये माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये टॉपिक अकेला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। अकेला टॉपिक, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। एक दो क्वेश्चन यानी कि आपके 8 नंबर जो है वो नीट में पक्के होते हैं अगर आपने सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट ही पढ़ लिया। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है? तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है? जो रिमेनिंग जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज था उसको हमने किसमें भेज दिया था? बड़े से टैंक में, जिसे हमने क्या बोला? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब यहाँ पर क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं यानी कि जिनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसको डाइजेस्ट कर जाते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि जो फ्लॉक्स थे ये उनको क्या कर देते हैं? उनको डाइजेस्ट कर देते हैं स्लज में, एंड जिसकी वजह से गैसेस बनती हैं, जैसे मीथेन हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? फ्लॉक्स को ये खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो होते हैं वो गैस प्रोड्यूस होती है, एंड उस गैस का बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसमें मेजर जो गैस होती है वो होती है मीथेन, यानी कि CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि ये जो बायोगैस होती है ये इन्फ्लेमेबल होती है यानी ज्वलनशील होती है, तो इसका जो ज्यादातर हम इसका यूज होता है वो किसमें करते हैं? फ्यूल की तरह यूज करते हैं, इसको खाना बनाने में यूज करते हैं, एंड जो पानी बिल्कुल साफ हो चुका है उसको हम किसमें? वापस नदियों में छोड़ देते हैं। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट्स द फ्लॉक्स, जो फ्लॉक्स थे यानी जो बैक्टीरिया एंड फंजाई थे उनको खा जाते हैं, फ्लॉक्स, टू प्रोड्यूस बायोगैस, और फिर बायोगैस निकालती हैं, प्रोड्यूस करती हैं बायोगैस। और उसमें मेजर, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि मेजर गैस कौन सी होती है? तो CH4 ये मेजर गैस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन। देन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो पानी साफ हो जाता है उसको हम क्या कर देते हैं? यानी जो एफ्लुएंट होता है, जो पानी साफ हो जाता है उसको हम नेचुरल वाटर बॉडीज में भेज देते हैं, जैसे रिवर्स हो गए एंड स्ट्रीम्स हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमने पढ़ लिया कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लॉक्स को मारकर खा जाते हैं, जिसकी वजह से पानी साफ हो जाता है एंड कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें क्या होता है CH4, मीथेन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो साफ पानी होता है इसको वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट भी समझ लेते हैं कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो इसका जो NCERT में बहुत कम बताया गया इसके बारे में, लेकिन नीट में जानने के लिए जरूरी है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, यानी कि जो हमारा भी जो पानी बच गया था, जो एफ्लुएंट था, वो अभी भी पूरी तरह पीने लायक नहीं है, तो उसको पीने लायक बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? उसमें क्लोरिनेशन करते हैं, यानी कि क्लोरीन को उसमें डालते हैं एंड UV रेज से पास कराते हैं, ताकि जो पानी है वो कंप्लीटली जो है वो पीने लायक हो जाए एंड उसमें जो हो कोई भी बैक्टीरिया ना रहे, कीटाणु मुक्त हो सके। तो उसमें हम क्या करते हैं? टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? नीट में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, NCERT में ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या होता है
कि जो भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया है उसके बाद जो होता है उस पानी में क्या होता है, कुछ फॉस्फेट और कुछ नाइट्रेट रह जाते हैं। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट होता है उसमें कुछ नाइट्रेट एंड कुछ फॉस्फेट रह जाते हैं, जिसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, यानी क्लोरीन मिलाते हैं या यूवी रेस से पास कराते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से पास कराते हैं, जिससे जो पानी है वो पूरी तरह पीने लायक हो सके एंड कीटाणु मुक्त हो सके। तो हमने समझ लिया कि टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट बचता है, यानी जो पानी होता है उसमें कुछ ना कुछ नाइट्रेट्स रह जाते हैं, थोड़े बहुत नाइट्रेट्स रह जाते हैं, अभी भी वो पूरी तरह पीने लायक नहीं है, एंड फॉस्फेट्स रह जाते हैं, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। इसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरिनेशन यानी उसमें क्लोरीन को डालते हैं, एडिंग क्लोरीन एंड उसमें क्या करते हैं, हम यूवी रेस से पास कराते हैं, पासिंग यूवी रेस, पास थ्रू यूवी रेस, जिससे जो पानी है वो क्या हो जाए, पूरी तरह प्योर हो जाए, पीने लायक हो जाए, प्योर वाटर, एंड वो कीटाणु मुक्त हो सके, यानी बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो सके। तो इसमें एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया है, सिर्फ नीट के लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन प्लान, यानी कि जो यमुना रिवर है, जो गंगा रिवर है, इसको साफ करने के लिए जो भारत सरकार है उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, यानी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी बच जाता है उसमें पूरी तरह वो पीने लायक नहीं होता, उसको पूरी तरह पीने लायक करने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें क्लोरिनेशन करते हैं, यूवी रेस से पास करा। कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना है एंड इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फैक्ट्स क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रिवर एक्शन प्लान, जो कि एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है, इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी जो देश है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एंड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो क्या होता है, सीवेज बहुत ज्यादा होगा, यानी गंदा पानी बहुत ज्यादा होगा, एंड फिर उसको साफ करने के लिए क्या होते हैं, एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है गंदा पानी ही है, जिसकी वजह से गंदा पानी ही क्या करते हैं, नदियों में डाला जाता है, जिससे नदियां जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही हैं। तो इसको साफ करने के लिए इसको रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2 एक्शन प्लान बनाए हैं, 2 एक्शन प्लान बनाने शुरू किए, जिसमें पहला क्या था, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो इसमें क्या होता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से सीवेज बढ़ रहा है, यानी गंदा पानी बढ़ रहा है, एंड उसको साफ करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको साफ करने के लिए एसटीपी बनाना चाहिए, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए। लेकिन ये उतने नहीं बने हुए हैं, इसीलिए जो गंदा पानी होता है उसी को डायरेक्ट नदियों में पास कर दिया जाता है, जिससे नदियां जो है वो पोल्यूटेड हो रही हैं, यानी प्रदूषित हो रही हैं। इसको रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2 एक्शन प्लान शुरू किए, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। अब इस जो एक्शन प्लान था, इसका जो मेन जो टारगेट था वो क्या था कि शहर के किनारे जो बड़ी संख्या में जो एसटीपीज हैं, यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इसको हम बहुत ज्यादा बना सकें, ताकि नदियों में केवल ट्रीटेड पानी, यानी बिल्कुल साफ सुथरा पानी ही हम भेज सकें। तो गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, इसका जो मेन जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो शहर के किनारे बड़ी बड़ी संख्या में एसटीपीज बनाए जाए, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, ताकि नदियों में सिर्फ ट्रीटेड पानी, यानी सिर्फ साफ सुथरा पानी ही भेजा जा सके, जिससे हमारी नदियां साफ सुथरा रहें। तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो याद रखना है आपने। एंड इसको स्टार्ट किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2 एक्शन प्लान बनाए थे। तो कौन कौन सा एक्शन प्लान था, एक था गैप यानी गंगा एक्शन प्लान, एक था YAP यानी यमुना एक्शन प्लान।
एंड इसको किस लिए बनाया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा एसटीपी बनाया जाए, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए शहरों में, जिससे जो है वो सीवेज का पानी साफ हो सके एंड साफ पानी ही नदियों में भेजा जाए। तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोगैस की, कि जो बायोगैस है वो कैसे बनती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी माइक्रोब जो है वो बायोगैस बनाने में कैसे यूजफुल है, तो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं बायोगैस होती क्या है। तो बायोगैस क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, जिसमें मेनली कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। एंड ये बनती कैसे है, जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। तो बायोगैस क्या होता है, तो टॉपिक का क्या नाम है, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी माइक्रोब जो है वो बायोगैस कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोगैस होता क्या है। तो बायोगैस क्या होती है, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनका मिक्सचर होती है। मेनली कौन सी गैस होती है, तो मेनली अगर आपसे पूछे तो मीथेन गैस, CH4, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन। एंड बायोगैस बनती कैसे है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनती है। कैसे बनती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी जब माइक्रोब्स जो है अपनी एक्टिविटी करते हैं तब कौन सी गैस बनती है, बायोगैस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिथेनोजेंस क्या होते हैं। तो मिथेनोजेंस वो होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली यानी बिना ऑक्सीजन पे किस पे ग्रो करते हैं, सेलुलोज मटेरियल पे ग्रो करते हैं। उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के यानी एनारोबिकली किस पे ग्रो करते हैं, सेलुलोज मटेरियल पे ग्रो करते हैं। उन्हें कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। तो हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। इसकी भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो मिथेनोजेंस ये क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली किस पे ग्रो करते हैं, सेलुलोज मटेरियल पे। तो एनारोबिकली ग्रो ऑन सेलुलोज मटेरियल, जिसमें मेन सबसे कौन सा होता है, सबसे मेन कौन सा होता है, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम क्या करते हैं, ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देती हूँ। बायोगैस की डेफिनेशन याद रखना। तो मीथेन कौन प्रोड्यूस करता है, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम मीथेन गैस कौन प्रोड्यूस करता है, मिथेनोबैक्टीरियम। अब मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जो मिथेनोजेंस होते हैं वो एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं एंड र्यूमन ऑफ कैटल, यानी कैटल के र्यूमन में पाए जाते हैं। तो मिथेनोजेंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एनारोबिक स्लज, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में, यानी कि एसटीपी, जो एसटीपी था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके एनारोबिक जो स्लज डाइजेस्टर टैंक था वहां पर पाए जाते हैं। तो मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो टैंक था वहां पर पाए जाते हैं। एंड सेकेंड ये कहाँ पाए जाते हैं, र्यूमन ऑफ कैटल, यानी जो गाय भैंस होती है उनके पेट का जो पहला चैम्बर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, र्यूमन, वहां पाए जाते हैं, र्यूमन ऑफ कैटल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं,
तो एनारोबिक स्लज यानी एसटीपी के डाइजेस्टर टैंक में, एंड कैटल जैसे गाय होगी, भैंस होगी, इनके स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, र्यूमन, वहां पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कि जो काउडंग होता है उसमें, यानी जो गोबर होता है, वो किसमें रिच होता है, सबसे ज्यादा उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं, र्यूमन ऑफ कैटल। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये बैक्टीरिया गाय भैंस उनके पेट में पाए जाते हैं, यानी उनके र्यूमन में पाए जाते हैं, तो उनके डंग यानी कि उनके गोबर में भी पाए जाते होंगे। तो इसीलिए जो गोबर होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। एंड इसीलिए हम गोबर को किसमें यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी गोबर गैस बनाने में भी उनको यूज किया जाता है। एंड उनको रूरल एरिया में क्या हम बोलते हैं, गोबर गैस। तो अब समझ में आया आपको कि जो ये हमारे पास मिथानोजेंस होते हैं ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाए जाते हैं। एंड किस में पाए जाते हैं, ये हमारे र्यूमन ऑफ कैटल। एंड जो गाय का गोबर होता है, जो भी कैटल्स के गोबर होते हैं, वो क्या होता है, रिच इन बैक्टीरिया, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। इसीलिए उनको हम जनरेशन टू जनरेशन बायोगैस बनाने में यूज करते हैं। एंड बायोगैस को रूरल एरिया में क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिसे हम बायोगैस बनाने में यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो बायोगैस प्लांट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमारे पास बायोगैस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो बायोगैस प्लांट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके पास क्या होता है, सबसे पहले होता है इसके पास कंक्रीट टैंक। अब कंक्रीट टैंक क्या होता है, ये 10 से 15 फीट गहरा होता है। ये वेल जैसा होता है, कुएं जैसा होता है। इसमें हम गोबर और पानी का घोल डालते हैं जिसे हम स्लरी ऑफ डंग कहते हैं। यानी कि ये क्या होता है, 10 से 15 फीट का क्या होता है, गहरा टैंक होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, डंग एंड वाटर, इसका घोल डालते हैं, जो कि यहाँ क्या बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लरी ऑफ डंग बोलते हैं। फिर क्या होता है, हमारे पास आता है सेकंड आता है फ्लोटिंग कवर। इस स्लरी के ऊपर क्या होता है, एक फ्लोटिंग कवर होता है, एक ढक्कन जैसा होता है, रखा होता है, जो क्या करता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया इस पे एक्शन करते हैं, बैक्टीरिया इस पे अपना काम करते हैं, ये क्या करता है, ये उस ढक्कन को ऊपर की तरफ उठा देता है। ये उस ढक्कन को क्या करता है, ऊपर की तरफ उठा देता है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट राइज, यानी कि ऊपर की तरफ उठ जाता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं, जो गोबर की स्लरी होता है उस पे जैसे जैसे बैक्टीरिया काम करते हैं, तो जो फ्लोटिंग कवर होता है वो क्या करता है, इसका जो ढक्कन होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। एंड इसे हम क्या बोलते हैं कि जो ढक्कन है वो राइज हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस का आउटलेट, कि गैस जो होती है वो बाहर कैसे निकलती है। तो गैस के आउटलेट जो होता है, यहाँ से एक पाइप जुड़ी होती है जो कि गैस को बाहर निकालती है कलेक्ट करके, एंड आसपास के घरों में सप्लाई करती है। फिर आता है हमारे पास स्पेंट स्लरी आउटलेट, कि जो स्पेंट स्लरी आउटलेट होता है जिसे हम स्लज बोलते हैं, ये क्या करता है, ये उस घोल को, जो घोल यूज हो चुका है, जो स्पेंट स्लरी होता है, उसे एक अलग से उसको बाहर कलेक्ट कर लेता है। एंड इसे हम किस में डाल देते हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं खेतों में। तो हमारे पास क्या होता है, डाइजेस्टर टैंक होता है, एंड ये गैस होल्डर, सारी गैस जो होती है वो यहाँ पर होल्ड होती है। एंड यहाँ से बायोगैस, सारी बायोगैस जो होती है आउटलेट उसकी सप्लाई होती है। स्लज यहाँ पर जो यूज हो चुका होता है, स्लरी जो यूज हो चुका होता है वो यहाँ पे आता है, और इसको हम खेतों में फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। एंड ये होता है हमारा मिक्सिंग टैंक, जहां पर हमारे जो डंग वाटर उसका जो स्लरी बनता है वो यहाँ पर बनता है। तो बायोगैस का जो स्ट्रक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, बायोगैस स्ट्रक्चर, इसको आप ध्यान से करना। यहाँ से कई बार इसके जो पूरे डायग्राम दे देंगे एंड इससे आपके लेवलिंग पूछ लेंगे, या कई बार जो होंगे वो आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये फ्लोटिंग कवर क्या होता है, कंक्रीट टैंक कितने फीट का गहरा होता है, तो इस सब आपसे पूछ सकते हैं। तो कंक्रीट टैंक क्या होता है, ये 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है। इसमें हम गोबर और पानी का क्या करते हैं, घोल बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लरी ऑफ डंग। देन फ्लोटिंग कवर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो इस पे, जो स्लरी है उस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से जो गैस बनती है। एंड वो गैस कहाँ कलेक्ट होके पाइप के थ्रू बाहर चली जाती है। ये गैस सारी जो बन चुकी है, इसकी वजह से फ्लोटिंग कवर ढक्कन उठ जाता है, एंड जो यूज हो चुका है स्लरी वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको खेतों में हम फर्टिलाइजर यानी कि खाद की तरह यूज करते हैं।
तो एक आउटलेट होता है जिसे हम बोलते हैं स्लज आउटलेट टैंक भी बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, ये जो घोल जो यूज हो चुका है उसको एक अलग आउटलेट से निकाल दिया जाता है एंड इसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो बायोगैस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे इरेज कर देती हूँ। एनसीईआरटी की लास्ट में 2 लाइंस में 2 इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है जो कि मैच द कॉलम की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनका फुल फॉर्म क्या है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड एक है हमारे पास KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब ये दोनों इंस्टीट्यूट किस लिए होते हैं, ताकि इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से ही रूरल इंडिया में इतने सारे जो बायोगैस प्लांट लगाए जा चुके हैं। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स कौन कौन सी हैं, एक है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एंड दूसरा है हमारे पास KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रूरल एरिया में इन्हीं की वजह से बायोगैस लगे हैं, IARI, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, KVIC। तो इनके फुल फॉर्म याद रख लेना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, खादी विलेज, दूसरा हमारे पास क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के एफर्ट्स से ही क्या होते हैं, इंडिया में इतने सारे बायोगैस प्लांट्स जो है रूरल एरिया में लगाए गए हैं, रूरल इंडिया में। तो ये दोनों नाम आप याद रखना, एंड इनका हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एंड KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि माइक्रोब जो है बायो फर्टिलाइजर बनाने में कैसे यूज होते हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लिए होगा अपने। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे काम करते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे इसका हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि आजकल जो हम खेती करते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। जो खेती होती है उसमें क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, यानी ऐसी खाद यूज करते हैं जो केमिकल से बनी होती है, जैसे यूरिया हो गया, फॉस्फेट्स हो गए, इसको हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं, तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, यानी जल और मिट्टी का प्रदूषण फैलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं इससे नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, बायो फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिट्टी की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं, यानी उसकी पोषण गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर organisms
that enrich the nutrient quality of the soil, यानी जो कि मिट्टी की क्या करते हैं, पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। ये किस में यूज होते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं हमारे पास, तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। हमारे पास इसके 3 जो सोर्स होते हैं वो कौन से 3 सोर्स होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो माइक्रोसाइज बायोफर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन लर्न कर लेना कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं, किसकी, सॉइल की यानी मिट्टी की। एंड एग्जांपल्स कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज कर देती हूँ इसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि राइजोबियम क्या होते हैं। तो राइजोबियम क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, किसमें, ये रूट नोड्यूल्स में होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसमें होते हैं, रूट नोड्यूल्स, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं जो कि किसमें यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में यूज होते हैं। तो वो क्या होते हैं, राइजोबियम। सबसे पहले बात करते हैं कि बैक्टीरिया की, इसमें जो होते हैं 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं सिम्बायोटिक और एक होते हैं फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन से आते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, राइजोबियम। ये क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक होते हैं, यानी एक साथ काम करने वाले होते हैं। तो ये किस में होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ये उनकी रूट्स, उनकी जड़ों में क्या बना लेते हैं, रूट नोड्यूल्स बना लेते हैं, यानी कि जड़ के गांठ जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंड ये काम क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को बदल देते हैं, जो कि प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जिसका एसोसिएशन किससे है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। एंड ये करते क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली इनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो फिक्सेस नाइट्रोजन सो दैट जो प्लांट्स हैं, फिक्स नाइट्रोजन सो दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब इट इजीली। तो राइजोबियम क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया, चने हो गए। ये उनके रूट्स के साथ जुड़कर कुछ रूट नोड्यूल्स बना लेते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को इस सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में इसको बदल देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकेंड आता है हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया वाले के नाम बताओ, तो इनको याद रखना है। तो नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन से फ्री लिविंग फॉर्म में रहकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अजोस्पाइलम एंड एजोटोबैक्टर।
कौन सा होता है? एज़ोस्पाइरलम एंड एज़ोटोबैक्टर। ये क्या करते हैं? ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में भी रहकर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, इसीलिए इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो काम क्या होते हैं? दे फिक्सेस नाइट्रोजन और दे एनरिच नाइट्रोजन क्वांटिटी इन द सॉइल। तो ये आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं बायोफर्टिलाइजर्स की तरह कैसे काम कर सकते हैं, दो फॉर्म में, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एंड एक फ्री लिविंग में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या था? राइजोबियम, एंड फ्री लिविंग में क्या था? एज़ोस्पाइरलम एंड एज़ोटोबैक्टर। फिक्सेस नाइट्रोजन और दे एनरिच नाइट्रोजन कंटेंट in the soil। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं किसके बीच में? फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। जैसे कि पाइनस प्लांट हो गया, उसके साथ जब एसोसिएशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। तो ये क्या होता है? इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो माइकोराइजा ये क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? एसोसिएशन बिटवीन फंजाई का किसके साथ होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ हायर प्लांट्स। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? एग्जांपल क्या है? पाइनस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म होता है, उसके साथ क्या होता है? इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। अब क्या होता है कि एनसीईआरटी एक जीनस का नाम बताती है, स्पेशल जीनस होता है जिसको क्या बोलते हैं? जीनस ग्लोमस। जीनस ग्लोमस, इसके बहुत सारे फंजाई माइकोराइजा बनाते हैं। तो वो जीनस कौन सा है? जीनस ग्लोमस। इससे क्या होते हैं? बहुत सारे फंजाइज होते हैं जो कि माइकोराइजा बनाते हैं। तो अब प्लांट्स को इससे क्या क्या फायदा होता है वो हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे कि इस एसोसिएशन से प्लांट्स को फायदा क्या होता है, क्यों ये एसोसिएशन करते हैं। तो इसके 4 पॉइंट्स हम समझते हैं। फर्स्ट क्या फायदा होता है प्लांट का? फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। जो फर्स्ट फायदा होता है प्लांट का वो क्या होता है? फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। ये फंगस जो होते हैं ये मिट्टी से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है। जो फंगस जो होता है वो मिट्टी से क्या करता है? फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और किसको दे देता है? ये प्लांट को दे देता है। एंड ये नीट में 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आपने याद रखना है। फर्स्ट क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या फायदा होता है? तो फर्स्ट क्या होता है? फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। और ये करता कौन है? तो ये फंजाई करता है, फॉस्फोरस को मिट्टी से एब्जॉर्ब करके एंड किसको दे देता है? प्लांट को दे देता है। सेकंड आता है हमारे पास कि ये क्या करते हैं? ये रेजिस्टेंट बनाते हैं ताकि रूट बॉर्न पैथोजेंस जो हैं वो बीमारियां न फैला सकें। तो सेकंड क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये रूट पैथोजन से सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ये प्लांट्स को रूट बोर्न पैथोजन से बचाता है। तो गिव resistance to root borne pathogens। एंड जो थर्ड है, थर्ड क्या आता है हमारे पास? ये टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। इसका मतलब होता है ये प्लांट को नमक और ड्रॉट यानी कि सूखे से झेलने की क्षमता देता है। तो टॉलरेंस
to salinity and drought। यानी प्लांट को क्या करता है, सूखे से जो झेलने की क्षमता होती है, नमकीन से जो नमक ज्यादा हो जाए, ये सूखा पड़ जाए तो उसे झेलने की क्षमता देता है। एंड फोर्थ क्या होता है, इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स थे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन से या जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इससे क्या फायदा होता है। तो उससे फर्स्ट फायदा क्या होता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, यानी फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है। गिव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, यानी कि ये प्लांट को रूट बॉर्न पैथोजन जो जड़ में होने वाली बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है, जड़ में होने वाली बीमारियों से बचाता है। थर्ड क्या होता है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, यानी कि ये क्या करता है, ये प्लांट को नमक और जो सूखे से झेलने की क्षमता देता है एंड प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचा है कि साइनोबैक्टीरिया कैसे हेल्प करते हैं, तो वो हम करते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे। अब इसमें क्या होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, मींस ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता था, जो फंजाई थे उसको प्लांट्स क्या देते थे, खाना देते थे, क्योंकि फंजाई क्या करते थे, उनको फॉस्फोरस वगैरह देते थे, उसमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते थे, लेकिन खाना फंजाई को कौन देता था, प्लांट देते थे। ऐसे ही हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, यानी ये अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं एंड ये मिट्टी और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं एंड वाटर में भी पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, दोनों जगह पाए जाते हैं। एंड इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है एनाबीना, नॉस्टॉक, एंड थर्ड कौन सा है, ऑसिलेटोरिया होता है हमारे पास। ये 3 जो है साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिसमें फिर आपसे पूछते हैं कि पैडी फील्ड्स में जो होता है, यानी जो धान के खेत होते हैं उसमें जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। यानी जो धान के खेत होते हैं उसमें जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। एंड ये इट ऑल्सो एड्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल एंड इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी, यानी ये क्या करता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होता है वो किस में ऐड करता है, सॉइल में, और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इट also adds organic nutrients in the soil to increase its fertility, ताकि वो उसकी फर्टिलिटी को, जो उसका उपजाऊपन है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके, इट्स फर्टिलिटी। पैडी फील्ड का याद रखना कि जो धान के खेत होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो मेजर बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, यूज होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, ये सॉइल एंड वाटर, मिट्टी और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया। फिर क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
एंड जो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एनावेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, जिसमें जो कुछ ये बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। एनावेना, नॉस्टॉक क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एंड पैडी फील्ड का आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे इसको आपने लिख लिया होगा, मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है कि इन पैडी फील्ड्स, यानी जो धान के खेत होते हैं उसमें जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। सर्व्स एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट टॉपिक, हमने खत्म कर दिया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था पहले ही, और आज हमने सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि माइक्रोब जो होते हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि माइक्रोब जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स में कैसे काम करते हैं, एंड माइक्रोब जो है वो बायोगैस प्लांट में, बायोगैस बनाने में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया सिर्फ 2 लेक्चर में। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अब बहुत सारे और चैप्टर करवाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे +1 +2 के लिए, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी आती है, तो इन सब में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।